हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टेट का पेपर जुलाई में होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही, जिसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्राइमरी लेवल का और 150 अपर प्राइमरी लेवल का। तो उसमें हमें ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं उसमें 82 नंबर पाना होता है और जो जनरल कोटा के छात्र होते हैं उनको 90 नंबर। तो मेन मानिए कि आप सभी लोगों को अपने स्टेट में जो है 82 नंबर जो होते हैं ओबीसी और SC ST वालों का होता है, लेकिन अदर स्टेट में वो 90 नंबर ही मांगेगा। इसलिए आप एक टारगेट बना के चलिए 100+ नंबर का। तो चलिए, आज यह हिंदी की क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना अनुभव दीजिएगा कि कैसा लगा ये क्लास, किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है। पहला है शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को या वर्ण के व्यवस्थित समूह को। कलर चेंज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसमें कलर नहीं पता चल रहा है। तो ये शब्द कह रहा है, व्यंजन कह रहा है, स्वर और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, वर्ण कितने होते हैं? टोटल पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण कितने होते हैं? 50, 52, 54, 55। तो इसमें जो है वो 52 होते हैं। आप सबको पता होगा क्योंकि वर्णमाला की जो क्लास है उसमें बताया भी गया है। अगला है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? जहाँ व्यंजन और स्वर दोनों संयुक्त रूप से आपस में मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, ध्वनि कहेंगे या वाक्य कहेंगे? वर्ण और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को, तो उसमें हो जाएगा अक्षर। अक्षर जिसे आप अक्षर ही देख लीजिए, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। संयुक्त समूह को हम अक्षर कहते हैं। जैसे क होता है, क में आधा क और र से बना है, तो क व्यंजन है और वो स्वर है, इसी प्रकार से होता है। अगला है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ये जो होते हैं हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में अलग होते हैं। अगर हिंदी में पूछा जाए तो आपको 11 बताना है और अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 13 बताना है। कि चीज़ याद कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पूछा गया है यूपी टेट में। हिंदी में पूछा जाए 11 और संस्कृत में पूछा जाए तो 13 स्वर होते हैं। अगला है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 21 होते हैं, 33 होते हैं, 36 होते हैं, 40 होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अगला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जहाँ पर एक से अधिक वर्ण मिलते हैं, एक से अधिक वर्ण मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हम उसे अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। तो जहाँ पर एक से अधिक अक्षर मिले, जैसे ह है और इसमें कुछ और, ये एक है, एक से अधिक पूछा है, र है, हर हो गया, जैसे क है प्लस म है प्लस ल है, तो इसे कमल हो गया। तो एक से अधिक वर्ण मिल रहे हैं वहाँ पे, तो उससे हम अक्षर कहेंगे, व्यंजन तो नहीं कहेंगे, अक्षर ही कहेंगे। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 32, 34, 33 या 36। तो 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है।
अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ध्वनि के बारे में पूछा है। तो वो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो इसमें पूछा है कि ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता होगा क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 25। तो ऑप्शन नंबर 25 ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे। लिपि चिन्ह के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वर्ड कहेंगे, वर्ड समूह कहेंगे या वर्णमाला कहेंगे, या आप लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को या वर्डों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और हर बार अपनी कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार से रिपीट हुआ है। अगला है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवा। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण ये सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ई, ए, ई, ए। तो इसमें दीर्घ स्वर बताना है, तो इसमें बड़ी ई जो हो जाएगा वो दीर्घ हो जाएगा। वैसे भी ये दीर्घ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। स्वर है, कौन सा नहीं है पूछा है। दीर्घ इसमें से कौन सा नहीं है। आ जो है वो दीर्घ है, बड़ी ई दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है, बचा ओ जो है वो दीर्घ नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। 11, 7, 4, 2। तो इसमें जो होते हैं 7, वो 4 होते हैं। 4 ए, ऐ, ओ, औ ये ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये ह्रस्व स्वर होते हैं और ये आ बचा यही दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है किस प्रकार के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, वर्णमाला की क्लास में। तो पहला जो होता है दीर्घ, सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ में जो है इससे अधिक समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे। और जो प्लुत स्वर होता था उसमें जो है दीर्घ मात्रा से भी अधिक समय लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लुत स्वर। अगला है प्लुत स्वर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है ओम दिया है, ए ओम दिया है, ए ओम दिया है, ए ओम दिया है। तो इसमें ये तीनों नहीं सही है। जिसमें ये वाला दिखेगा आपको, ये वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद किसके अंतर्गत नहीं आएगा। हिंदी स्वर का जैसे जीभ के प्रकार का बात इसमें किया है, तो ये जो है अग्र स्वर होता है। ये जीभ का जब अगला भाग से हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, ये मध्य भाग से जीभ के मध्य बीच वाले हिस्से से उच्चारण करते हैं। और ये सी वाला जो है पश्च भाग, जब जीभ के, ये मान लीजिए जीभ है, यहाँ अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, पश्च भाग है। जब किसी स्वर का उच्चारण हम अग्र भाग से करते हैं उसे अग्र स्वर कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण मध्य भाग से करते हैं मध्य स्वर कहते हैं। और ये पश्च वाला जो है इसमें पीछे वाले से जब करते हैं उच्चारण तो वो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जो है इसके भाग हैं, लेकिन ये विविक्त स्वर जो है वो मुख मुद्रा के आधार पे होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा भेद जीभ के अनुसार आधार पर किया गया अंतर्गत नहीं आएगा। तो विविक्त स्वर नहीं आएगा और तीनों आएंगे। अब इसमें पूछा है कि मध्य स्वर कौन सा होता है। जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो स्वर कौन सा है। उ,
ई अ। तो इसमें आप देख सकते हैं अ जो है वो बीच वाले भाग से बोला जा रहा है। अगला है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है, अग्र स्वर है, अग्र संवित है, अग्रविवित है, पश्च संवित है। तो इसमें जो होगा बड़ा उ पूछा है, तो इसमें पश्च विवित अग्र उ ये होगा पश्च संवित, पश्च संवित होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवित है? इसमें से पूछा है कौन सा स्वर संवित है, तो ई इसमें जो होगा स्मॉल ई होगा वो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? जैसे पूछा है कि नाक से, कौन सा नाक से नाक और मुंह के मेल से बोला जा रहा है? कदम, इसमें नाक से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कंगन, कंगन ये भी नहीं करें। कंटीला, कंठाग्र, तो जो कंटीला, कटीला, अब कटीला और कठाग्र ये भी नहीं बोला जा रहा है नाक से, लेकिन ये जो है कंटीला जो है वो नाक से बोला जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो नाक से जितने भी वर्ड होते हैं वो उसमें चंद्र बिंदु जरूर होता है, आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अगला है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? छ ओ ए। तो कंठ तालु इसमें पूछा है, कंठ प्लस तालु, तो कंठ से कखा गघा बोला जाता है, तो इसमें है आएगा नहीं। छ है ये तालु है ये भी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा। इसमें ए जो है वो कंठ तालु होता है। ए ये तालु में भी आ रहा है और कंठ से डायरेक्ट कंठ से इसका वो किया जा रहा है उच्चारण। अगला है ए का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ तालव्य भी हमने देखा है, ए जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। अब अगर मात्रा में देखते हैं हम इस पर डबल और इस पर सिंगल मात्रा होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इसको ए लिखते हैं। अगर जब मात्रा में उपयोग किया जाता है तो ए की मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है। इसका जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए वही शब्द फिर से पूछा गया है, कंठ तालु। ये कई बार रिपीटेड है लेकिन अपने अलग अलग प्रकार से रिपीटेड है। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भी 3 ही प्रकार के होते हैं। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। तो ह्रस्व स्वर पहले हमने शब्द में ही बोल दिया। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, पुल्लिंग क्या है? ये एक प्रकार के स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या होते हैं? जो केवल मुख से निकलेगी वो वृत्ताकार स्वर होते हैं? नहीं। ओ, जैसे ओ, ऊ, ओ ये वृत्ताकार में आएंगे। संवित स्वर, ओपन स्वर जिसको कहते हैं, और अनुनासिक जो नाक से बोले, निरुनासिक जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो केवल मुख से निकाले जाते हैं, मुख से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी निरुनासिक होंगे। अगला है कंठ तालव्य कौन सा है? उ रस ए आ भी हमने कई बार देखा है इसको। ए जो है वो कंठ तालव्य होते हैं। ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इसको कर सकते हैं क्योंकि कई बार पूछा गया है अपने अलग अलग शब्दों के द्वारा। अगला देखिए फिर से वही है कि कंठ तालव्य कौन सा है? ए जो है वो कंठ तालव्य होता है। अगला है ए का उच्चारण स्थान क्या है? फिर से वही प्रश्न, हमने 4-5 प्रश्न तो ऐसे ही देख लिए। ये ए जो है वो कंठ तालव्य होगा। ये रहे हमारे 33 क्वेश्चन। ये टॉप 30 की जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हिंदी की क्लास है। अगर आपको हिंदी में 30 में से 30 पाना है तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और आप ज़रूर पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी जो है काफ़ी टफ नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये होता है कि इसमें रचना पूछी जाती है,
गद्यांश पूछे जाते हैं, पद्यांश पूछे जाते हैं और स्वर व्यंजन वर्णमाला से लेके मुहावरत तक इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और 30 में 30 जरूर लाइएगा। अगर यह क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को। बाय बाय, टेक केयर।